हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जो भी कैंडिडेट एचटेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेरी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश इक्विवेलेंट? निम्नलिखित में से कौन सा नगद समतुल्य है? हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आपके ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स, फिक्स डिपॉजिट फॉर 3 ईयर्स और फिर इन्वेंट्रीज। सबसे पहले बात करें कैश इक्विवेलेंट होता क्या है बेटा। देखो, कैश इक्विवेलेंट का सिंपल सा मतलब है ऐसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जिनको हम जल्दी से कैश में बदल सकें। हमारे पास ऐसी सिक्योरिटीज वगैरह होनी चाहिए जिसको हमें अगर इमरजेंसी पड़े या हमें कोई ज़रूरत पड़े तो फटाक से हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। उसे बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट, विच कैन बी इजिली, क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, कैश के अंदर टर्न हो जाना या क्विकली टर्न इनटू द कैश। ठीक है। ऑप्शन है आपके इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स, फिक्स डिपॉजिट फॉर 3 ईयर्स और इन्वेंट्री। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेजरी बिल जो होता है ना बेटा 90 दिन का ही होता है। ठीक है। तो इसको अगर आप चाहो 90 दिन के बाद तुरंत आप कैश में इसको चेंज करा सकते हो। लेकिन अभी देखो एफडी करा रखी है 3 साल, तो अब अभी एफडी आपके 3 साल के बाद आपको कैश मिलेगा, है ना। वो तो कोई चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर हम एफडी कराते हैं तो उसमें पेनल्टी वगैरह लगती है, आप बीच में तोड़वा दो अपनी एफडी। लेकिन आपको जो पूरा अमाउंट एफडी का है वो 3 साल के बाद मिलेगा, यानी अब 3 साल के बाद आपके हाथ में कैश आएगा। ऐसे ही इन्वेंट्री है, ऐसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है। जो जल्दी, जो भी सिक्योरिटीज बेटा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, विच इज क्विकली टर्न और कन्वर्ट इनटू द कैश, इज नोन एज कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क फॉल्स अंडर द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? ऑप्शन है आपकी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज और इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस। आपको बताना है कि प्लानिंग के अंदर इनमें से कौन सी चीजें आती हैं। आपने पढ़ा होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, आपने पढ़ा होगा। उसी में से पूछा हुआ है कि प्लानिंग के अंदर कौन सा इसमें से पॉइंट आएगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा ऑप्शन नंबर 1, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, बेटा ये एक्टिविटीज तो हम ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग करते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं उसके अंदर एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है। सेकेंड है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग का बेटा सबसे पहला फंक्शन यही होता है कि ऑब्जेक्ट को सेट करना, सबसे पहला फंक्शन अगर मैं बात करूं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि चलो मैम सेटिंग ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, आप लोगों को कहीं जाना होता है तो आप पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि नहीं करते हो, कि हमें पेरिस जाना है कि यूरोप जाना है कि हमें स्विट्जरलैंड जाना है कि हमें नाला सुपारा या फिर अपने इंडिया में ही कहीं जाना है। तो आप पहले ऑब्जेक्ट सेट करते हो, लक्ष्य को निर्धारित करना है कि मैम मुझे पहले सीए बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। उसी के बाद तो काम करते हो ना। तो प्लानिंग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेटिंग करना ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्वॉट एनालिसिस व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर? स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म पूरा ही बता दीजिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि डब्ल्यू का क्या मतलब है, वर्क, वीकनेस, वेल्थ और वेलफेयर। वैसे आपको पूरा स्वॉट का यहाँ पे मैं बता दूंगी, और इसमें से कौन सा इंटरनल है और कौन सा एक्सटर्नल है ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो स्वॉट एनालिसिस में आपको बताना है कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होने वाला है। व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर? तो आपका ऑप्शन नंबर 2, वीकनेस, इज योर राइट आंसर। स्वॉट का होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट। अगर मैं आगे की बात करूं, एस डब्ल्यू स्ट्रेंथ और वीकनेस, बेटा ये इंटरनल के अंदर आते हैं। आपकी क्या ताकत है और आपकी क्या कमजोरी है ये आपके अंदर है। ठीक है, इंटरनल है, कंपनी के अंदर है, बिजनेस के अंदर है। अगर मैं बात करूं ओ और टी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये आपको बाहर से मिलता है, एक्सटर्नल। अब अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी आपको बाहर से मिलेगी। थ्रेट जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, थ्रेट आपके लिए क्या हो गए, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजिकल चीजें, वो बाहर से होंगी। ठीक है। तो एस डब्ल्यू जो होता है स्ट्रेंथ वीकनेस, दैट इज योर इंटरनल पार्ट, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज योर एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन अ डेटर इज। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अ चार्ज ऑन द रेवेन्यू और एन इनकम ऑफ द बिजनेस, या नन ऑफ द, सॉरी दीज, सॉरी।
देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन है, हिंदी में पढ़ लीजिए। अगर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन आप बनाते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है? क्या वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्या वो इनकम है बिजनेस की, या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या ऑन द रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट, ठीक है? सबसे पहले मेरी बात समझो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का क्या मतलब है यहाँ पर। अच्छा, सपोज करिए कि आप जो है, आपका बिजनेस है, आपने किसी को उधारी पे, डेटर को उधार पे आपने जो है वो सामान दिया, बट अभी आपका पेमेंट नहीं आया है। अभी आपका पेमेंट नहीं आया है, आपने उसको कुछ माल डिलीवर करा, कुछ सामान जो है वो आपने डिलीवर किया डेटर को, ठीक है, लेनदार को। डेटर मतलब हिंदी का जो आपसे उधार लेकर जाएंगे फिर उनको देना होता है, इसलिए उनको देनदार बोलते हैं, ठीक है? तो अब उन्होंने पेमेंट नहीं किया, ठीक है? आपने उनको 1 साल का टाइम दिया था कि आप 1 साल के अंदर अंदर भाई आप मेरे माल का पैसा वापस कर देना, मेरे सामान का पैसा वापस आप मतलब पेमेंट कर दीजिएगा। तो अब साल होने को जा रहा है, तो अब आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे कि जल्दी पेमेंट दे दे। जो डेटर है वो आपको जल्दी पेमेंट दे दे, तो आप उससे बोलोगे कि अगर आप दिसंबर की जगह अगर आप अक्टूबर में देते हो ना पेमेंट, तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप जल्दी पे कर लो तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? वही डिस्काउंट ऑन डेटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज, तो इसके बाद क्या होता है, अब जो डेटर होगा वो तो सोचेगा चलो अच्छा है ना यार, हमें तो अगर मैं 1 महीना पहले पेमेंट कर दूंगा तो मेरे को 2,000 या 2 लाख जितना भी 2% का मुझे कम करके पैसा देना होगा, है ना? तो अब देखा जाए तो कंपनी को तो लॉस ही हो गया ना, क्योंकि 2% पे डिस्काउंट पे उसको पेमेंट मिल रहा है वापस से। तो वो चार्ज ऑन द रेवेन्यू जो है वो आपका राइट आंसर होता है, सेकंड वाला ऑप्शन। क्योंकि ये आपके बेटा इनकम में से डिडक्ट होगा, जब आप नेट प्रॉफिट कलेक्ट निकालोगे ना, अपने कंपनी का बैलेंस का नेट प्रॉफिट आएगा, तो उसमें फिर ये अमाउंट आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसीलिए होता है क्योंकि देखो, आप लोगों को ये पढ़ा होगा कि एक प्रिंसिपल है आपका कंजर्वेटिज्म वाला प्रिंसिपल, आपका कन्वेंशनल है अकाउंटिंग का एक, जिसमें ये बोला जाता है कि प्रॉफिट भला आप लिखो मत लिखो, लॉस तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा पहले, ठीक है? तो वही वाली चीज है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय एनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। ऑप्शन है सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रमोशन और सोसाइटल मार्केट कॉन्सेप्ट। इसमें बेटा ये चीज बोला गया है कि जब तक कोई कंपनी, कोई फर्म जब तक ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट ना करे अपने प्रोडक्ट का, या ज्यादा से ज्यादा लार्ज स्केल पर बेचे ना उस सामान को, तब तक उसको कस्टमर खरीदेगा नहीं। कहते हैं ना, जो चीज ज्यादा बिकने लगती तो आप देख देख के ज्यादा देखने लगते हो, अरे ये भी वो खरीद के लाई तो मैं भी खरीद के लाऊंगी। कश्मीरी सूट्स बहुत चल रहे हैं, कश्मीरी शॉल सब खरीद रहे हैं, तो हम भी खरीदेंगे। यानी जब तक वो लार्ज स्केल पे बिकेगा नहीं, जब तक उसकी एडवर्टीजमेंट काफी अच्छी ना हो, ठीक है? तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो बेचने की बात आ रही है यहाँ पर, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट इज योर राइट आंसर। कि जब लार्ज स्केल पे सेल होगा, खूब सारा बिकेगा, प्रमोशंस बहुत अच्छे होंगे, तो वो सेलिंग को तभी कस्टमर्स को खरीदेगा। तो इनका मेन मोटिव ये है खाली बस कि जितना हो सके सामान बेचो। तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ही होता है कि जितना हो सके सामान बेचो, ठीक है? उनको कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से मतलब नहीं, उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब नहीं, उन्हें बस बेचने से मतलब है कि जितना हो सके लार्ज स्केल पे खूब सारा बस उनको सामान बिकना चाहिए उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्सेज मेजर बिजनेस फंक्शन इज नोन एज बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, लर्नर ऑर्गेनाइजेशन और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो अपने ज्यादातर काम जो है ना वो बाहर कंपनियों को करने के लिए देते हैं, खुद नहीं करते हैं, ज्यादातर अपना काम बाहर दिया जाता है करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ये एक तरीके के नेटवर्क होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, नेटवर्क्स, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, अपना सारा काम जो है ना ये लोग बाहर दे देते हैं, खुद सामान ना बनाकर दूसरी कंपनीज को सामान बनाने के लिए दे देते हैं, खुद कस्टमर को हैंडल ना करके दूसरी कंपनी को, कॉल सेंटर्स वगैरह दूसरी कंपनी को दे देते हैं कि आप संभालो कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। उनका बस काम होता है आइडियाज को लेकर आना, ब्रांडिंग वगैरह मेन काम करते हैं ये लोग। बाकी अपना सारा काम ये लोग आईटी वगैरह से रिलेटेड है,
ठीक है, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सब बाहर दूसरी कंपनियों से ये लोग करवाते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाइज क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स। ऑप्शंस है आपके, प्रपोजल, सॉलिसिटेशन, प्रमोशन, प्रोस्पेक्टिंग, स्पेसिफिकेशन। यानी सेलिंग प्रोसेस में ऐसा कौन सा स्टेप है जिसके अंदर सेल्स पर्सन जो है वो छांटता है कस्टमर्स को। छांटना का मतलब ग्राहकों की पहचान करता है कि हाँ ये चीज ये खरीद लेंगे, ये वाले कस्टमर्स ये चीज खरीद लेंगे हमारी। तो उसे क्या बोलते हैं बताइए, वो कौन सा स्टेप है यहाँ पे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्पेक्टिंग बेटा। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर होता ही यही है कि कस्टमर्स को ढूंढना होता है कि कौन से कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट आर इंक्लूडेड अंडर विच फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ऑप्शन है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट कौन से बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर आता है। देखो लीगल के अंदर क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल के अंदर तो बेटा आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, आईटी वगैरह से रिलेटेड होंगे। लीगल के अंदर आपके टैक्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, लीगल रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपका सोसाइटी से रिलेटेड होता है कि आप उनको फेयर प्राइसेस चार्ज करो, ठीक है, आप हर चीज कस्टमर के अकॉर्डिंग चीजें बननी चाहिए, उनके साथ कोई भी मैल प्रैक्टिसेस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ना हो। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है जहां पर आप इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें देखते हो, महंगाई है, इंटरेस्ट रेट है, ये तो हमारी इकोनॉमी को यही तो कम या ऊपर करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शंस आर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सिस्टम फेलियर, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कौन सा लिमिटेशन नहीं है, नॉट याद कर लीजिएगा, नॉट लिखा हुआ है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यानी आप सारी जो चीजें हैं हाथ से ना करके कंप्यूटर में सब कुछ हो गया, जैसे आप लोग टेली वगैरह करते हो ना, एमएस एक्सेल्स में रिकॉर्ड रखते हो, तो कंप्यूटराइज सब कुछ होता है अकाउंटिंग सिस्टम। तो उसमें कौन सा जो है वो लिमिटेशन नहीं है, इसका नुकसान नहीं है, ये एक तरीके का आपको बताना है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सिस्टम फेलियर, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग या फिर फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। आपको इसके बारे में अच्छी चीज बतानी है बस, क्योंकि नॉट लग गया है, नॉट लिमिटेशन यानी आपको इसका एडवांटेज बताना है। चलिए, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम ये तो प्रॉब्लम है बेटा, मैंने अभी बोला ना आपको एडवांटेज बताना है, इट इज नॉट अ लिमिटेशन बोल दिया है, नहीं। कौन सा इसका लिमिटेशन नहीं है। तो देखो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सिस्टम फेल हो गया तो नहीं आप कर पाओगे, अगर हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है भाई इतना कॉस्ट लग रहा है वो भी नुकसान है। फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग जो है वो आपकी लिमिटेशन है, एडवांटेज है। अगर आप कस्टमर के हिसाब से अगर बेटा आप चेंजेस कर सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे आपने आपकी बैलेंस शीट है, अगर उसके अंदर अभी सपोज करिए आपने बैलेंस शीट तैयार कर लिया अपनी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लिया, कुछ चेंजेस आपको पता चले यार यहाँ पे तो प्रॉफिट नहीं लॉस होता, यहाँ पे ये चीज नहीं, तो आप उसको चेंज कर सकते हो अगर फ्लेक्सिबल हुआ तो। नहीं तो अगर एक बार बन गई तो बन गई, फिर चेंज नहीं कर सकते तो वो प्रॉब्लम है। इसे फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट अ सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर टू whom और ही और शी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेडीनेस ऑफ फॉलोअर्स या फिर सुपरविजन। ठीक है, यानी एक आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक ही सुपरवाइजर है, सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि भाई हमारा यही सुपरवाइजर है, एक है, उसी को ही हमें जाके सब जवाब देने हैं, उसी का ऑर्डर लेना है, उन्हीं को हमें रिस्पॉन्सिबल है, हम उन्हीं के अंडर है। ठीक है, तो उस टर्म को आप क्या बोलोगे, ये फ्योल के ही प्रिंसिपल्स में से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि हर एम्प्लॉय का एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो कि उसको किससे ऑर्डर लेना है। अगर 3 से 4 सुपरवाइजर होंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए।
और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब था भाई? देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है सबका एक गोल होना चाहिए। कंपनी का भी, एम्प्लॉयज का भी, मैनेजर्स का भी, सबका एक ही गोल होना चाहिए कि प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर हु गाइड्स और मोटिवेट्स देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड गोल बाय क्लेरिफाइंग द रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। ऑप्शन है आपके ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, सिचुएशनल और ऑथेंटिक। यानी ऐसा वो कौन सा लीडर है जो आपको मोटिवेट करता है कि भाई हमें यही गोल अचीव करना है। किस तरीके से मैम करेगा? उनके रोल्स को क्लेरिफाई करके कि आपको यही काम करना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको ये टास्क करना है भाई, आपको ये रोल है, आपका ये रोल है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से बताकर जो मोटिवेट करे अपने फॉलोअर्स को। इसका कीवर्ड बताती हूँ मैं आपको, क्लेरिफाइंग रोल कहीं भी अगर आपका आ जाए ना, क्लेरिफाई कर रहा है, ट्रांजेक्शनल पे टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजेक्शनल लीडर। बेटा ट्रांजेक्शनल लीडर वो लीडर होते हैं जो अपने फॉलोवर्स, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उनके रोल्स को डिफाइन करके, रूल्स रेगुलेशन बताकर, और उनको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि आपको ये काम करना है बस। अगर आपको डेटा रिकॉर्ड करना है तो आप डेटा रिकॉर्ड करिए, आपको ये टास्क करना है, आपको ये टास्क करिए, उनके रोल्स को बताकर। और इसके अंदर एक चीज और होती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, याद रखना। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की भी बात आए तो वो ट्रांजैक्शनल लीडर के अंदर आता है। ये रिवॉर्ड करके भी आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको बोनस देके, आपको अप्रिशिएट करके, या तो आपको पनिशमेंट देकर, डिमोशन करके, या आपको डांट कर, तब भी आपको वो मोटिवेट कर सकता है। तो इसमें ये दो चीजें भी होती हैं। अगर हम बात करें बेटा ट्रांसफॉर्मेशनल की, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्म के अंदर ना आपको इंस्पायर करता है कि कोई चेंज आया है, कोई इनोवेशन आया है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, आपके अंदर बदलाव लाता है, ठीक है। क्या कहलाता है मैम? आपके अंदर चेंज लेकर आता है, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। इसलिए कंफ्यूज मत होना ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल में। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब होता है आपको इंस्पायर करना, ताकि आपको चेंज करना, ताकि नई नई चीजें आ रही हैं तो आप चेंज होइए उसी के अकॉर्डिंग, समय के साथ कहते हैं ना आपको बदलना होता है, वो चीज सिखाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांजेक्शनल के अंदर आपके रोल्स को क्लेरिफाई करता है और आपको मोटिवेट करता है बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ये याद रखिएगा, दोनों के बीच में कंफ्यूज ना होना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल की 14 प्रिंसिपल है, आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा उसको। तो उसमें से पूछा है कौन सा नहीं, सॉरी कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन बेटा अकेले नहीं होता, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ सेंट्रलाइजेशन भी होना जरूरी है। कभी भी आप अगर 14 प्रिंसिपल पढ़ोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन अकेला नहीं होता, सेंट्रलाइजेशन के साथ होता, ठीक है। इसीलिए ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज शोन एज नोट बिलो द बैलेंस शीट, दिस अराइजेज आउट ऑफ। ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। पहली बात तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के बारे में अगर जिसको नहीं पता है वो बता देते हैं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बेटा वो लाइबिलिटी होती है जो आपको फ्यूचर में पे करनी होती है। कैसे? जैसे अगर आप सपोज करिए आपकी कंपनी पे कोई केस चल रहा है, किसी एम्प्लॉय ने केस कर दिया, किसी बाहर वाले ने केस कर दिया, तो फ्यूचर में चल के उसका जो रिजल्ट आने वाला है आपको पे करना पड़ेगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, वो होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसको बैलेंस शीट के नीचे क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल बेटा हम लोग फॉलो करते हैं। कन्वेंशनल ऑफ डिस्क्लोजर का सिंपल सा मतलब है आपको अपने भाई बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना जितना सच है सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं छुपाना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी है। इसीलिए आप कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी दिखाते हैं, क्योंकि अब देखो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हम लोग चाहे तो ना भी दिखा सकते, क्योंकि वो तो फ्यूचर में कंपनी पे करेगी, फ्यूचर में अगर किसी का लोन देना है वो फ्यूचर में करेगी। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, आपको जो है वो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर लगा हुआ है ना भाई, आपको कोई चीज छुपानी नहीं है, आपको सब कुछ दिखाना है, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वन पार्टी ग्रांट्स द राइट्स टू यूज द एसेट्स टू द अदर पार्टी इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट, इट इज नोन एज लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, पब्लिक डिपॉजिट्स और डेट्स।
यानी एक पार्टी बेटा जब दूसरे पार्टी का एसेट्स यूज करती है और बदले में उसको कुछ पेमेंट करती है, उसको क्या बोलते हैं? सपोज करिए मैंने किसी से कोई प्रोडक्ट ले लिया या किसी का कोई चीज बुक ले ली, मैंने किसी का कोई जमीन ले ली और मैंने कहा कुछ टाइम के लिए आप मुझे दे दो और बदले में आप पैसे ले लेना, तो उसे बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टनरशिप डीड जनरली डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन सी चीज इसमें नहीं आती है? नेम ऑफ द फर्म, लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस या फिर प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बेटा, जब पार्टनर्स आते हैं, पार्टनरशिप बनाई जाती है, उसके अंदर सारी क्लॉज लिखे होते हैं। तो उसमें से कौन से में से पॉइंट है जो नहीं शामिल होता है? ठीक है, देखो फर्म का नाम बेटा आएगा ही आएगा, ये तो कंपलसरी है। बिजनेस कब तक चलाओगे, ड्यूरेशन, वो भी आपको लिखना है। क्या क्या प्रोसीजर होता है जब फर्म को बंद कर रहे होते हैं, डिसॉल्व कर रहे होते हैं हम लोग, तब क्या प्रोसीजर होता है वो भी लिखा होता है। बट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ फर्म नहीं आता। आप कितने एम्प्लॉयज काम करेंगे उसके अंदर, आप सबकी लिस्ट थोड़ी ना बनाओगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आ जाता है। डोंट डू दिस। ठीक है, अब इतने सारे एम्प्लॉयज फर्म के अंदर काम कर रहे हैं बेटा, आपके सबके नेम लिस्ट थोड़ी ना पार्टनरशिप डीड के अंदर आते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर तो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी चीजें जो लीगल लीगल चीजें होती हैं वो आती हैं। अब वहां पे हजारों एम्प्लॉयज काम करेंगे तो आप वो थोड़ी ना लिखोगे। चलिए नेक्स्ट होता है आपका फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? कौन सा एक्ट जो है वो रिप्लेस किया था फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ने? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, एक्सपोर्ट रेगुलेशन 1962, इंपोर्ट डेवलपमेंट 1952 या फिर बोथ 2 एंड 3? तो इसका तो बहुत रटा हुआ क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन नंबर 1 इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका विच हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड बिल? दर्शनी हुंडी, सहयोग हुंडी, मुद्दती हुंडी या जवाबी हुंडी? कौन सा है जो डिमांड बिल के बराबर जिसको हम मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 बेटा यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका दर्शनी हुंडी। ठीक है, दर्शनी हुंडी जो है वो आपकी बराबर होती है, डिमांड बिल जैसी ही होती है वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू मेक्स अदर बिहेव इन अ विच अ वे दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज? नीड ऑफ अफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर एंड नीड ऑफ एसोसिएशन? बताइए। देखो बेटा हम दूसरों से जब अदर तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, पावर होती है ना, जब भी तो दिखाते हैं अपना। ठीक है ना, नीड ऑफ पावर ही तो होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने पावर होने की वजह से, अपना वो दिखाते हैं। ठीक है ना, एक एटीट्यूड आ जाता है भाई पावर का, तो वो उस तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से वो दूसरे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। बट पावर आ जाती है तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं लोगों को। इसलिए नीड ऑफ पावर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिश्मेटिक लीडरशिप लीडर? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा करिश्माई नेता का लक्षण नहीं है? विजन एंड आर्टिकुलेशन, पर्सनल रिस्क, सेंसिटिविटी टू द फॉलोअर नीड्स और फिर कन्वेंशनल बिहेवियर? ठीक है, कन्वेंशनल बिहेवियर बताइए। देखो विजन और आर्टिकुलेशन तो होना चाहिए अगर आप किसी से अट्रैक्ट। कैरिस्मेटिक लीडर क्या होता है ना, जिसको आप देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाओ आप। समझ रहे हो, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिसको देख जिनके अंदर अट्रैक्शन बहुत होता है कि आप देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाते हो। तो उनका विजन, उनका आर्टिकुलेशन, उनको देखने की दृष्टि कैसी है, मतलब उनका नजरिया, तो आप कहोगे यार इनका नजरिया तो ऐसा है कि अब मैं अट्रैक्ट हो गई इनसे। ठीक है, पर्सनल रिस्क, भाई इतना मतलब ये तो इतना एक्सपर्ट लड़का है या एक्सपर्ट लीडर है, ये तो पर्सनल रिस्क लेता है। ठीक है,
सेंसिटिविटी टू फॉलोवर नीड्स, भाई जो जरूरत होती है उनके, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको वो समझता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। कन्वेंशनल बिहेवियर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। देखो कन्वेंशनल बिहेवियर का मतलब होता है जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चले, यानी जैसे नॉर्मल सब चल रहे हैं वैसे ही। तो बेटा यूनिकनेस कहाँ आई? कैरिस्मेटिक लेटर तो वो होता है जो यूनिक हो, दूसरों से अलग बनाता है, आप सबसे थोड़ा ना अट्रैक्ट हो जाते हो। देखो आपके स्कूल वगैरह में भी एक ऐसे टीचर्स होते होंगे जिनको आप देख के ऐसा लगता होगा कि यार ये जो पढ़ाते हैं ना, या इनके अंदर जो है ना पढ़ाने की एबिलिटी, वो किसी टीचर, किसी और टीचर में नहीं है, क्योंकि वो उनको यूनिक बनाता है। अगर कन्वेंशनल बिहेवियर रहेगा तो वो एक जैसे ही हो जाएंगे सारे, ठीक है। उनका विजन अलग है, देखो उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, उनकी उनका नजरिया अलग है बच्चों से, बच्चों को देखने का। उन पर्सनल रिस्क पे देखो वो हमारी हेल्प करते हैं या कुछ भी है, ठीक है। तो वो उसको अलग बनाता है बेटा। करिश्मेटिक लेटर हमेशा यूनिक होगा, हमेशा सबसे अलग होगा, भीड़ में भी पहचान लो आप, ठीक है। और कन्वेंशनल बिहेवियर इसका कैरेक्टरिस्टिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस तरीके से होता है जो सोसाइटी के साथ चलना, और मतलब कुछ अलग नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग को टीचर्स बेटा बहुत मिले होंगे आपके स्कूल कॉलेज में जो उनके जैसा कोई है नहीं, मतलब ऐसी अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके अंदर। चलिए नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट क्रिएट डुअल लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कंबाइंस द फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स या फिर प्रोडक्शन। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा जो दोनों चीजें लेकर चलता है, फंक्शन डिपार्टमेंट को भी, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को भी? बताइए। दोनों को मिलाकर ही वो स्ट्रक्चर बनता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर बेटा फंक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट भी होगा, और जितने भी इंप्लॉयज अंदर काम करते हैं उनको दोनों को रिपोर्ट करना है, फंक्शनल डिपार्टमेंट को भी और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को भी, ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर बेटा एक्सपर्टीज लोग काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, while the preparing a cash flow statement, proposed dividend of the current year is। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, एडेड टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इग्नोर्ड इन द करंट ईयर, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एडेड टू द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। आप लोग पढ़ लीजिए प्लीज, ठीक है। व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर इज। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्नोर इन द करेंट ईयर। तो इसको करेंट ईयर में नहीं लिखते, जो प्रपोज डिविडेंड होता है ना, जब तक शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर, जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, ये एक सजेशन होता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड एक तरीके का कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया ना कॉन्टीजेंट क्या होते हैं, फ्यूचर की बात है ये तो। और जब तक शेयर होल्डर इसको मीटिंग के अंदर अप्रूव नहीं करते तब तक इसका ये कैश आउटफ्लो नहीं माना जाता, ये आपकी एक तरीके का क्या है, सजेशन है। इसको उसको अगली साल जो है ना, नेक्स्ट जो आपकी बेटा स्टेटमेंट आएगी उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि इस वाले साल में, करेंट ईयर में। अगर पे कर दिया जाता तो आप रिकॉर्ड कर देते, वो पे थोड़ी ना किया, प्रपोज किया है, ये तो सजेशन किया है, सजेशन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या फिर कोई कैश फ्लो नहीं है। डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होना किसके अंदर आता है? तो बहुत ईजी है भाई, पढ़ा होगा तो। इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is not a component of a computerized accounting system? ऑप्शंस आपके, डेटा, कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर या पीपल। बताइए। चलिए बताइए, ये आपका टॉपिक बेटा दिया हुआ है जब मैं यहाँ से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये टॉपिक वैसे नेट वगैरह के एग्जाम में यहाँ से नहीं आता है कुछ भी, लेकिन ये आपके जो प्रॉपर हरियाणा ने जो रिलीज करा हुआ है, कमीशन ने जो आपका सिलेबस है, वहां से ये क्वेश्चन मतलब टॉपिक है वहां पे ये वाली चीज का, ठीक है। चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कनेक्टिविटी, ठीक है। ये इसका कंपोनेंट नहीं आता बेटा, कनेक्टिविटी इज योर राइट आंसर।
चलिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर डेवलप्ड बाय हुम हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। किसको बोलते हैं भाई फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट? एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फियोल, पीटर ड्रकर या फिर मैक्स वीपर। ठीक है, आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसे। साइंटिफिक का तो आपको पता होगा ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो टेलर को दिया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव किसको दिया जाता है मैम? हेनरी फ्योल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑथर से क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच स्टेट्स एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। अभी मैंने आपको ये बताया था, अभी पुराना कुछ क्वेश्चन अभी एक दो गए हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया था एक कंजर्वेटिज्म का, कि बेटा प्रॉफिट लिखो ना लिखो लेकिन आपको लॉसेस तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि आपके प्रॉफिट चाहे आप रिकॉर्ड करो मत करो, लेकिन जो लॉस होने वाले फ्यूचर में भी हो, चाहे अभी भी हो रहे हो, चाहे आगे चल के 50-50% हो गया यार होगा या नहीं होगा, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म यही बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी मोटिवेशन। यानी पैसों के फॉर्म में अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, तो उसके अंदर क्या आता है? प्रमोशन, बोनस, जॉब सिक्योरिटी या रिकॉग्निशन। दो तरीके की मोटिवेशन होती है, एक मॉनेटरी एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी वो होता है जहां बेटा पैसा इन्वॉल्व हो, और नॉन मॉनेटरी का होता है जहां पैसा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोनस। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं, आपका प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी तो बढ़ेगी, वो अलग बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जॉब सिक्योरिटी, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी दे देती जाएगी, आपकी जॉब परमानेंट रहेगी, तो इसमें किसी भी तरीके का कैश इन्वॉल्व नहीं है। रिकॉग्निशन, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको जो है प्रशंसा की जा रही है आपके काम की, तो उसमें कैश नहीं है। बोनस एक ऐसा चीज होता है जहां पे कैश दिया जाता है। ठीक है, तो मॉनेटरी मोटिवेशन का यही मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट राइट डज अ कस्टमर्स हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सीक रिट्रेसल या फिर नन ऑफ दीज। ऐसा कौन सा कंज्यूमर के पास हक होता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो कौन सा यहाँ पर हक आजमा सकता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सीक रिट्रेसल या फिर नन ऑफ दीज अबव। ये आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर के राइट्स कितने होते हैं और कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, तो वो कौन सा राइट यहाँ पर बोला जाता है? अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ तो आप प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हो। इक्वालिटी, ये भी नहीं है। राइट टू सीक रिड्रेशल यहाँ पे आएगा, यानी आप कंप्लेन कर सकते हो बेटा जाकर, और वहां पे आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको कंपनसेशन दिया जाए, कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड चीजें हुई हैं, आपको ठगा गया है, तो आप जाके मदद मांग सको। ठीक है ना, तो राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब मदद मांगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज शोन एज। कोई भी मनी है वो शेयर वारंट्स के अगेंस्ट आपको रिसीव होता है, तो उसको आप कहाँ शो करते हो? शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, ये आपको बताना है। ठीक है, जो मनी आपको रिसीव्ड होता है अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तो बेटा उसको हम लोग शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शो करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर ये अमाउंट आप शो करोगे वहां पे जाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट इज नोन एज एनवायरमेंट एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, और बोथ वन और टू और नॉन ऑफ द अबव। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं दोनों को ही आंसर राइट दूंगी, बोथ फर्स्ट और सेकंड। तो मैंने ये बहुत क्वेश्चन सर्च किया, कहीं पे एनालिसिस बता देते हैं, कहीं पे स्कैनिंग बता रहे हैं, कहीं पे स्कैनिंग, कहीं पे एनालिसिस, यानी ये दोनों ही सही राइट आंसर है इसके। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि अगर ऐसे आए तो दोनों लगाइएगा, नहीं तो अगर एनालिसिस स्कैनिंग है तो फिर आपको इनमें से, तो फिर वो डिसाइड करेंगे आगे एग्जाम वाले कि वो कौन सा मानते हैं। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है वो आंसर आप कहीं भी सर्च करके देखोगे बेटा, तो दोनों ही आंसर आपका यहाँ पे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं यहाँ पे, उर्गई राउंड परटेन्स टू, उर्गई राउंड परटेन्स टू डब्ल्यूटीओ के लिए है, आईएमएफ के लिए है, जीएटीटी के लिए है, या फिर वर्ल्ड बैंक के लिए है, ये आपको बताना है। ठीक है, उर्गई राउंड ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डब्ल्यूटीओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नीचे आई थिंक ये इतना ही शो हो रहा है,
ठीक है, अगर चलो फिर भी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख तो जाना चाहिए, फिर भी मैं ओरली पढ़ देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर जा नहीं रही स्लाइड। According to the Companies Act 2013, which clause is not the part of Memorandum of Association? अब आपको पता होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस क्लॉज वगैरह लिखे होते हैं, तो कौन सा क्लॉज इसके अंदर नहीं आता बेटा, ठीक है। ये आपको बताना है कौन सा क्लॉज इसके अंदर नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों का डिफरेंस जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, कौन सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्सेस आपको पढ़ के जाना है यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ऑप्शन है आपके नेम क्लॉज, नोवेशन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। तो आपको क्लॉज बताना है ये कौन सा इसमें से नहीं आता। कौन कौन से क्लॉज यहाँ पर नहीं आते। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और आगे सेशन आप लोग के जब तक एग्जाम नहीं होते मैं कोशिश करूंगी कि लेकर आऊं कंटिन्यूसली क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आपका नोवेशन हो जाएगा। नोवेशन जैसा कोई क्लॉज नहीं होता कि आप ऑल्टर करो, नोवेशन चेंज होता है ना करना। नेम क्लॉज, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सारी क्लॉज आते हैं, और भी आपको मैं बता देती हूँ क्लॉज, यहाँ पे काफी सारे क्लॉजेस आते हैं इसके अंदर, बट ये वाला क्लॉज नहीं आता, ठीक है ना। प्रीलिमिनरी क्लॉज नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको नॉट वाले बता देती हूँ यहाँ पे, जो नॉट नहीं है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो याद रखिएगा नोवेशन क्लॉज और प्रीलिमिनरी क्लॉजेस नहीं आते इसके अंदर। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगे, और जेन्युइनली सेशन अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, लाइक करने की कोई जरूरत नहीं, कमेंट सेक्शन में आप एक थैंक यू शेयर कर सकते हो, आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, तो उसी पे में काफी मेरे लिए एनफ होगा। बाकी आपकी क्लासेस कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।